अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हीट का चैप्टर डिस्कस करेंगे बीएससी थर्मोडायनामिक्स से। तो चलें अपनी बात स्टार्ट करते हैं हीट से। हीट हीट क्या है जी? हीट बेसिकली एक एनर्जी की ही फॉर्म है जो कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट flows from hotter body, hotter object टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये है जी हीट। अब हीट की कंडक्शन भी पढ़ेंगे और भी डिफरेंट चीज़ें इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र भी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रोसेस हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं 3-4 तरीक़ों से। तो पहले इस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं एक इस तरीके से मटेरियल है, एक ब्लॉक है जिसको आपने क्या कर दिया है जी, आपने उसके गिर्द इंसुलेटिंग वॉल लगा दी है ताकि उसके अंदर हीट ना तो दाखिल हो सके और ना ही बाहर निकल सके। तो आपने क्या किया जी, इंसुलेटिंग वॉल लगा दी उसके गिर्द। ये सारी इंसुलेटिंग वॉल है, ठीक है जी। और उसके अंदर क्या मौजूद था? दो तरह के ब्लॉक मज़ीद मौजूद थे, जिनमें से एक के अंदर जो है वो गैस मौजूद है और दूसरा जो है उसमें वैक्यूम मौजूद है। ठीक है, वैक्यूम। एक ब्लॉक में गैस और दूसरे में वैक्यूम, यानी दूसरा खाली है। और इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को एक बिल्कुल ही बहुत ही कम एरिया वाले पाइप से कनेक्ट कर दिया। यानी यहाँ से गैस जो है वो मूव करके जा सकती है। लेकिन स्टार्ट में हमने क्या किया, स्टार्ट में हमने इसको बंद कर दिया यहाँ से। अभी ये बंद है रास्ता, यहाँ से हीट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती, वैक्यूम में नहीं जा सकती। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या किया हमने जी, यही जो कंटेनर जो आपके सामने बनाया हुआ है, इसी को दोबारा बना लेते हैं। अब हमने वो जो रास्ता है वो ओपन कर देना है गैस को यहाँ से मूव कराने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से कंटेनर है जिसके गिर्द क्या है जी, इंसुलेटिंग मटेरियल की एक वॉल बनाई गई है इसके चारों तरफ। ये है हीट इंसुलेटर। ठीक है जी, इसके गिर्द वॉल बनाई गई है और सेंटर में उसी तरीके से गैस मौजूद है, गैस का कंटेनर मौजूद है और राइट साइड पे जी वैक्यूम मौजूद है। अब क्या किया कि ये जो दरमियान में पाइप था जहाँ से गैस जो है वो पास कर सकती थी, उसको हमने ओपन कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बड़े स्मॉल पोर्शन से गैस बड़ी स्पीड के साथ जो है वो वैक्यूम में जाना शुरू हो जाएगी और वो वैक्यूम में जाती रहेगी तब तक इनकी जब तक के इनमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि गैस अब यहाँ पे मूव करती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा जी, ये देख लेते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है। इस प्रोसेस में देखें, ना तो कोई वर्क डन होगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो है उसको हमने इंसुलेट किया हुआ है। और ना ही इसमें क्या हो रहा है जी, हीट ना तो एंटर हो रही है ना लीव कर रही है, डी क्यू भी ज़ीरो होगा। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डी क्यू, ठीक है, माइनस डी यू माइनस डी डब्ल्यू। तो ये दोनों ज़ीरो हैं तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, ज़ीरो। और आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो आपका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, वो भी ज़ीरो। तो ये चारों चीज़ें जो है वो फ्री एक्सपेंशन को शो करती हैं। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन बेसिकली प्रोसेस क्या है कि जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह से, ठीक है, एक कंटेनर से
दूसरे कंटेनर में क्या करें कि रश आउट करें, बहुत स्पीड से दूसरे कंटेनर में जाएं, और उस कंडीशन में ना कोई वर्क डन हो रहा हो, ना हीट ट्रांसफ़र हो रहा हो, ना इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा हो, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं जी फ्री एक्सपेंशन। तो ये फ्री एक्सपेंशन की एक मिसाल मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस करा दी है। ठीक है, अब हम चेक जो है वो डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र को। ठीक है, तो हीट की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर को हमने क्या किया कि हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस कंटेनर में फ़र्ज़ कर लें अगर लिक्विड मौजूद है, फ़र्ज़ कर लें वाटर मौजूद है, तो होगा क्या, जो बॉटम पे वाटर मौजूद होगा, बॉटम पे जो वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे वो तो हीट होते जाएंगे। जैसे ही वो हीट होंगे तो वो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी ऊपर वाले वाटर से। तो जिनकी डेंसिटी कम हो जाएगी वो तो फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर से जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे, जाहिर है उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो किस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से हीट होके वापस ऊपर जाते रहेंगे। इस तरीके से ये एक साइकिलिक प्रोसेस बनता जाएगा कि जिसमें क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल जो हॉटर थे, ठीक है, जो वार्म हो चुके थे, वो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और कोल्डर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है कि नीचे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हीट को अपने साथ लेके ऊपर जा रहे हैं और कोल्डर मॉलिक्यूल्स को नीचे भेज रहे हैं। तो ये मोड जो है हीट ट्रांसफ़र का, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो। देखिए ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है वही मूव कर रहे हैं ना, वही हीट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अपनी डेंसिटी कम होने की वजह से। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी कन्वेक्शन। जैसे आप अगर इंक की बात कर लें तो इंक भी इसी तरीके से मिक्स हो जाती है। अगर आप इसमें डाल रहे हैं, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ चली जाती है। ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली ज़्यादातर जो डिस्कस किया जाता है ये फ्लूइड्स के हवाले से किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र इस तरीके से होती है। तो इनकी एक और एग्जांपल भी ली जा सकती है। जैसे अगर एयर की बात करें तो एयर किस तरीके से होती है जी, फर्ज कर लें ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे जो एयर मौजूद है गर्मियों के दिनों में, वो क्या होगा, एयर जो नीचे मौजूद होगी, जो ज़मीन के साथ कनेक्टेड होगी, वो गर्म हो जाएगी। वो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ जाएगी, वार्म एयर। और जो कोल्ड एयर थी वो क्या करेगी, वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अपनी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। और यही कोल्ड एयर दोबारा से जो है वो हीट होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये भी कन्वेक्शन हो रही है। ठीक है, इसकी फिर एग्जांपल डिस्कस की जा सकती है लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस की। तो सी ब्रीजेस की अगर बात करें, सी ब्रीजेस, ठीक है, समंदर से आने वाली हवाएं। ठीक है, सी ब्रीजेस किन को कहते हैं, तो सी ब्रीजेस। ठीक है, तो सी ब्रीजेस जो है बेसिकली होता ये है कि गर्मियों के जब दिन होते हैं, तो गर्मियों के दिनों में आपको पता है कि जो ज़मीन है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है किसकी निस्बत, लैंड की सीज़ की निस्बत। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये अर्थ है, अर्थ या लैंड कह देता हूँ इसको, जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है लैंड। ठीक है,
और ये फर्ज कर लें जी सी है। ठीक है जी। तो होता ये है कि हॉट डेज की बात कर रहे हैं। हॉट डेज में होता ऐसे है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो लो है। स्पेसिफिक हीट लो होने का मतलब है कि ये जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म होगा। तो लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट जो है इसकी वो लो है। स्पेसिफिक हीट लो होने की वजह से लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और यहाँ पे मौजूद जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। तो वार्म एयर की शक्ल में वो ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है जी। वार्म एयर। अब जो सी है वहाँ तो पानी मौजूद है, और फ्लूइड्स जो हैं उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, लैंड की निस्बत। स्पेसिफिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर कर, स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लोअर देन लिक्विड या वाटर। ठीक है। तो अब सी जो है उसमें तो वाटर मौजूद है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट है ज़्यादा, उसकी हीट बर्दाश्त करने की सलाहियत है ज़्यादा, वो अभी इतना गर्म नहीं हुई होगी, यानी वहाँ पे जो हवा मौजूद होगी वो ठंडी होगी। तो क्या होगा, यहाँ से गर्म हवा तो ऊपर की तरफ चली गई है, तो फिर क्या करेगा जी, कोल्ड एयर फिर सी से कहाँ आएगी जी, लैंड की तरफ। तो ठंडी हवाएं जो हैं वो सी से लैंड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, इनको सी ब्रीजेस कहते हैं, कोल्ड एयर। ठीक है। तो अब अगर ये तो डे टाइम की बात है, डे टाइम की, अगर नाइट टाइम की बात करें तो उसमें क्या होगा जी, नाइट टाइम में होगा ऐसे कि जब नाइट टाइम में टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तो लैंड की चूंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो तो कम है, तो उसकी वजह से लैंड ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। जैसे गर्म जल्दी हुआ था उसी तरीके से ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। जब ये ठंडा जल्दी हो जाएगा, तो अभी सी के ऊपर जो हवा मौजूद होगी वो तो इतनी ठंडी नहीं हुई होगी, वो तो अभी गर्म ही होगी ना, क्योंकि उसकी बर्दाश्त करने की, टेम्परेचर को कंसिस्टेंट रखने की सलाहियत ज़रा ज़्यादा है। तो सी के ऊपर जो कोल्ड एयर थी, वार्म एयर, सी के ऊपर जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, क्योंकि पानी इतनी जल्दी तो ठंडा नहीं होगा। ठीक है। सी के ऊपर जो वार्म एयर थी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और जो ज़मीन है चूंकि वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो कोल्ड एयर उस तरफ से सीज की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कौन सी जी, ये तो सी ब्रीजेस देख लिया था, ये लैंड ब्रीजेस। जो लैंड की तरफ से आ रही हैं वो लैंड ब्रीजेस होती हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं ग्लाइडर की। ग्लाइडर से भी क्वेश्चन आ जाता है, ग्लाइडर क्या है। ग्लाइडर बेसिकली एक ऐसा जो है एरोप्लेन है जिसका इंजन नहीं है, एरोप्लेन विदाउट इंजन, एरोप्लेन विदाउट इंजन। ठीक है जी। तो ये किस तरीके से ऊपर जाता है, ये इसी तरीके से जो एयर करंट्स हैं, कन्वेक्शन करंट्स हैं, यानी कि ये जो हवा ऊपर की तरफ उठती है, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठती है, उसी की वजह से ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। तो जो ग्लाइडर पायलट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपवर्ड मोशन किस वजह से कर पाते हैं, ड्यू टू एयर करंट्स। ठीक है। इट मूव्स अपवर्ड ड्यू टू एयर करंट्स। एयर करंट्स ही कौन से होते हैं, एयर करंट्स वही हवा होती है जो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठती है। तो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ साथ इसको, ग्लाइडर को या प्लेन को ले जाती है। ठीक है।
और ये जो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रही होती है, जिसको आप राइजिंग करंट या एयर करंट कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं, ठीक है, सारे उस हवा के ही नाम है जो ऊपर की तरफ उठ रही होती है। तो इस राइजिंग करंट को कहते हैं थर्मल्स। तो थर्मल्स का याद रखना आपने, थर्मल्स। थर्मल्स क्या होते हैं जी? द राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर, द राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर, ठीक है, इनको कहते हैं जी थर्मल्स। ठीक है, तो थर्मल क्या करते हैं, ग्लाइडर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और यही जो थर्मल्स होते हैं, जो कि मतलब कि हीटेड एयर होती है, यही आपके ग्लाइडर को या एरोप्लेन को वहाँ पे रखने में मदद देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करते हैं जो कि कंडक्शन है। कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन बेसिकली क्या है? ये हीट का ट्रांसफर है बाय वाइब्रेटिंग एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब भी तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कन्वेक्शन है वो मोस्टली फ्लूइड्स में होता है, लिक्विड्स में और गैसेस में होता है। तो कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है। ठीक है, तो सॉलिड्स में मोस्टली क्या होता है कि हीट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है वो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हॉटर पार्ट की तरफ जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो अपने करीबी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाते हैं। इस तरह हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ये द मोड ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, और इसके साथ साथ एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट्स, फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। तो ये आपने याद रखना है जी, कंडक्शन। ठीक है जी, और कंडक्शन जो है वो मोस्टली किस में होती है? सॉलिड्स में होती है। तो यहाँ से आप जो है थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्शन में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी के कितनी ज़्यादा स्पीड से कितनी ज़्यादा जो है वो हीट कंडक्ट कर रही है, हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है टाइम के लिहाज से। तो रेट ऑफ कंडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किस रेशो, किस स्पीड के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, इसको शो करते हैं जी किससे? एच से। ठीक है, इसको शो करते हैं एच से, और ये बराबर होता है हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी है, और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है जी? अगर रेट ऑफ कंडक्शन की बात करें तो इसका यूनिट होता है एनर्जी ओवर टाइम, जो है वो क्या होता है? पावर यानी वाट। तो ये आपने जो है वो अच्छे से याद रख लेना है। ये जो रेट ऑफ कंडक्शन है एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ कंडक्शन होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द मटेरियल पे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी कम कंडक्शन होगी। और डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर डिफरेंस से। दो पॉइंट्स के दरमियान जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ से अगर आप इसका जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो इनको कंबाइन कर दें। एच इज़ इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर
dx। ठीक है, इन सारी को कंबाइन कर दिया और कांस्टेंट लगा दिया। माइनस का साइन शो कर रहा है कि हीट जो है वो जब फ्लो कर रही होती है तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जा रहे हो ना, तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर नेगेटिव साइन जो है वो बेसिकली शोज डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस या dt ओवर dx। तो dt ओवर dx डिक्रीज हो रहा होता है इस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का साइन लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी में और रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, इसमें फ़र्क रखना है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली उसको के से शो किया जाता है, के, और थर्मल कंडक्टिविटी बराबर होती है, ठीक है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसको हमने एच से शो किया था, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहीं से आप देख लें कि के ए डी टी बाई डी एक्स जो है वो एच के बराबर आ जाता है, तो ये इक्वेशन है। तो थर्मल कंडक्टिविटी बराबर है रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी एच पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट देखना चाहते हैं तो यूनिट यहाँ से निकाल लें। यूनिट आ जाएगा जी वाट पर मीटर, वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है जी, तो पर मीटर कहाँ से आया, क्योंकि मीटर का स्क्वायर एरिया हो जाएगा और मीटर मीटर से एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अब बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की। थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस ही कौन सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया, अब थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली रेशो है किस किस की जी, थिकनेस ऑफ मटेरियल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ मटेरियल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। एल जो है वो थिकनेस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब देख लेते हैं कि अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही हो एक ही सिस्टम में, तो आप रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी कैसे मालूम कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके लिए एक ये कंटेनर है, ठीक है, इसको कह दें हाई टेम्परेचर रेजरवायर, इस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, बल्कि इसको एक रॉड की शक्ल दे दें। ठीक है, ये रॉड की शक्ल दे दें, इस पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो कम है, तो इसको लो टेम्परेचर रेजरवायर कह लें। अब हीट ने फ्लो करना है, जबकि इसके गिर्द आपने क्या किया है जी, इसके गिर्द आपने इंसुलेटिंग वॉल लगा दी है। ठीक है, बाहर नहीं जा सकती हीट। इस पूरे के गिर्द आपने क्या लगा दिया जी, इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटर। किसका इंसुलेटर जी, हीट का इंसुलेटर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हीट जो है वो बाहर जाए। तो अगर ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर जो है वो टी एच है और इसका जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर रेजरवायर का इसका टी एल है, तो यहाँ से जो हीट फ्लो कर रही होगी रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी वो कितनी होगी जी, वो बराबर होगी एच इज इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी एल ओवर एल, यानी थिकनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, फार्मूला वही है डी टी ओवर डी एक्स, तो डी टी की जगह हमने टी एच माइनस टी एल लिख दिया और डी एक्स की जगह एल लिख दिया। ठीक है जी, तो अब तीसरा मेथड हम यूज़ कर लेते हैं जो कि क्या है जी, रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र होना किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हीट ट्रांसफ़र, heat transfer from
one place to another, one place to another in the form of heat. In the form of electromagnetic waves. ठीक है, in the form of electromagnetic waves, EM electromagnetic waves. तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहते हैं जी रेडिएशन। तो ये चीज़ें आपने जो है वो अच्छे से याद रखनी है। तो ये हमारा हीट का चैप्टर है। तो इसको ये वाले से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।